हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक एवे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज हम लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी में टॉपिक होगा कि हमारा सौरमंडल एवं सूर्य। आज हम लोग हमारा सौरमंडल और सूर्य के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इससे जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे वो सब कॉन्सेप्ट आज आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो पे बने रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों, चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों, पहले हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। क्या? सौरमंडल के बारे में, मतलब सौरमंडल है क्या और सौरमंडल बना कैसे और सौरमंडल के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से क्लास लेंगे। तो दोस्तों, पहले हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। तो सौरमंडल दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला हो गया सौर। क्या? सौर। और दूसरा है मंडल। दोस्तों, हमारा सौरमंडल इन दो चीजों से मिलकर बना है। किससे? सौर और मंडल से। ये दोनों चीजों से मिलकर बना है। और दोस्तों, सौर मतलब क्या होता है? दोस्तों, सौर मतलब होता है सूर्य। सौर मतलब होता है सूर्य और मंडल का मतलब होता है परिवार। क्या? परिवार। यानी कि कहा जाए तो सूर्य का परिवार, इसे ही हम क्या कहते हैं? सौरमंडल। तो दोस्तों, ये सूर्य का परिवार हो गया। क्या हो गया? सौरमंडल जो है वो क्या है? वो सूर्य का परिवार है। तो जाहिर सी बातें हैं कि जब सौरमंडल सूर्य का परिवार है तो क्या इस परिवार में इसके सदस्य भी तो होंगे। इसके सदस्य कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, इसका सदस्य जो है, पहला हम लोग माने तो एक तारा। क्या? एक तारा। एक तारा में हम लोग देखें तो सूर्य। सूर्य क्या है इसका? सूर्य मतलब क्या है? सौरमंडल का ही एक परिवार है। अब दोस्तों, बात आ गई कि मतलब सौरमंडल क्या? दोस्तों, क्या मैंने बताया कि मतलब सूर्य, सौरमंडल का परिवार क्या है? सूर्य। सूर्य एक क्या है दोस्तों? सूर्य एक पीला तारा है। क्या है? सूर्य एक पीला तारा है। कैसा तारा है? सूर्य एक पीला तारा है। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? सूर्य को, सूर्य को हम लोग पीला तारा के नाम से जानते हैं, या युवा तारा के नाम से जानते हैं, या मध्यम तारा के नाम से जानते हैं। सूर्य को हम लोग पीला तारा के नाम से जानते हैं, युवा तारा के नाम से जानते हैं और मध्यम तारा के नाम से जानते हैं। अब बात आ गई कि सर युवा तारा, सूर्य हमारा युवा तारा है तो सूर्य की क्या उम्र क्या होगी? जाती बातें हैं कि माइंड में आपको क्लिक किया होगा कि सर जब सूर्य हमारा युवा तारा है तो सूर्य की उम्र क्या है। दोस्तों, मैं बताता हूं, सूर्य की उम्र जो है वो दोस्तों है 4.5 अरब वर्ष पुराना हमारा क्या है? सूर्य है। कितना है? सूर्य हमारा 4.5 अरब वर्ष पूर्व पुराना है। यानी कि हमारा जो सूर्य है पहले बच्चा था, अब बच्चे से क्या हो गया? युवा हो गया। यानी कि इसकी उम्र 4.5 अरब पूर्व पुराना हो चुका है। कौन? हमारा सूर्य। अब यहाँ से बात आती है कि क्या सर आप पहले ही लेक्चर में मुझे बताए थे कि सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है। हाँ, मैं बताया था सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है। क्या? सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है। तो नाभिकीय जो संलयन होता है वो नाभिकीय संलयन होता कैसे है? ये भी तो आपके माइंड में क्लिक किया होगा, सर ये नाभिकीय संलयन, जो ये नाभिकीय संलयन है ये है क्या? तो दोस्तों, इसके पहले भी मैं आपको अगले लेक्चर में बता चुका हूं कि जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। क्या? जब हाइड्रोजन गैसें हीलियम में कन्वर्ट होती हैं और दोस्तों कन्वर्ट होने के बाद तारों के केंद्र में जब हीलियम की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो उसमें क्या होता है? मतलब विस्फोट होता है या वो
तारे क्या होते हैं, प्रकाशवान हो जा उठते हैं। क्या हो जाते हैं, वो प्रकाशवान उड़ते हैं। यही कारण है कि जो हमारा सूर्य है वो क्या है, वो हमें ऊर्जा देता है, उष्मा देता है और प्रकाश देता है। मान लीजिए हम इसी कारण है हमारा सूर्य क्या होता है, हमें उष्मा देता है या प्रकाश देता है, उष्मा देता है या प्रकाश देता है, या दोस्तों कहे तो ऊर्जा देता है। क्या, ऊर्जा देता है। ये तीन चीजें आ गई नाभिकीय संलयन के अंदर कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन हो रहा है और वही नाभिकीय संलयन होने से मतलब कि हाइड्रोजन जो गैसें थी वो हीलियम में क्या हुई, कन्वर्ट हुई। और कन्वर्ट होने के बाद ही यही कारण है कि हमारा सूर्य जो है वो प्रकाश हम लोग को देता है। अब बात आती है प्रकाश देता है या उष्मा देता है या ऊर्जा देता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये तीनों बातें एक है, उष्मा, प्रकाश और ऊर्जा, ये क्या है, ये तीनों बातें एक ही हैं। तो आप इसमें कुछ भी कह सकते हैं कि हमारा सूर्य उष्मा देता है या प्रकाश देता है या ऊर्जा देता है। दोस्तों मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि तारे जो हैं, तारों का जो मतलब कलर के ऊपर ही, टेम्परेचर के ऊपर ही इसका मतलब अवस्था पहचानी जा सकती है। अवस्था पहचानी जा सकती है या इसका जो कलर होता है वो टेम्परेचर पे क्या होता है, डिपेंड करता है। जैसे कि पीला तारा, नीला तारा हम लोग कहते हैं ना, ये क्या है, इसी तरह हमारा जो सूर्य है वो युवा तारा है जिसकी उम्र 4.5 अरब वर्ष पुराना माना जाता है। अब बात आती है कि सर अब सौरमंडल के अंतर्गत और क्या क्या चीजें आती हैं। तो दोस्तों सौरमंडल के अंतर्गत आती क्या क्या चीजें हैं उसके बाद मैं बता रहा हूं। सौरमंडल के अंतर्गत हमारे 8 ग्रह आते हैं, हमारे 8 ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं। क्या क्या आते हैं, हमारे 8 ग्रह भी आते हैं। 8 ग्रह के अलावा उपग्रह भी आते हैं। उपग्रह के बाद हम लोग देखें तो दोस्तों क्षुद्र ग्रह भी इसके अंतर्गत आते हैं। क्या, क्षुद्र ग्रह, इसके अंतर्गत क्षुद्र ग्रह भी आता है। क्षुद्र ग्रह दोस्तों असंख्य संख्या होती है। क्या, इसकी असंख्य संख्या होती है क्षुद्र ग्रह की। उसके बाद दोस्तों देखा जाए जो चौथा हमारा आता है वो क्या होते हैं, खगोलकी भी आते हैं। अब खगोलकी कह लें तो धूमकेतु या उल्का पिंड कह लिया जाए। खगोलकी दोस्तों, खगोलकी भी इसके अंतर्गत मतलब सूर्य का ही परिवार है। अब खगोलकी कह लें तो इसके अंतर्गत हम उल्का पिंड, क्या उल्का हम कह लें, उल्का कह लें या दोस्तों हम क्या कह लें, इसे हम धूमकेतु के रूप में भी जानते हैं। क्या, धूमकेतु। ये दो चीजें क्या होती हैं, उल्का पिंड और धूमकेतु, ये खगोलकी के अंतर्गत ही आती हैं। तो दोस्तों इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि सौरमंडल का परिवार कौन कौन सा है। तो हमारा सूर्य क्या है, वो सौरमंडल का ही परिवार है। जो हमारे 8 ग्रह हैं या उपग्रह हैं ये भी सौरमंडल के परिवार है। उसके बाद आता है कि क्षुद्र ग्रह। जो क्षुद्र ग्रह हैं ये भी दोस्तों क्या होते हैं, हमारे सौरमंडल का ही परिवार है। अब खगोलकी के अंदर मैं बताया हूं कि उल्काएं और धूमकेतु ये सब किसके परिवार हैं, ये भी सौरमंडल के ही परिवार हैं। तो दोस्तों इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं। और उसके बाद मैं बताया सूर्य हमारा क्या है, वो युवा तारा है या मध्यम तारा है या इसे हम पीला तारा कहते हैं। अब मैं आगे आपको बता दिया था कि तारे की मृत्यु भी होती है, तारे का युवा अवस्था भी आता है, बचपन भी रहता है। अब तारे मरते कब है, जैसे कि मैं आपको बताया था, एग्जाम्पल में दिया था कि जैसे कि आपके घर में गैस सिलेंडर होगा। क्या, आपके घर में गैस सिलेंडर होगा। अब मान लीजिए जब गैस सिलेंडर जो है वो क्या है, वो जिसमें मतलब अभी नया गैस सिलेंडर आप भरा के लाए, ठीक है, जब भरा के लाए तो उसे जब जलाते हैं तो वो कैसा जलता है, वो नीला प्रतीत होता है। कैसा, नीला जलता है। उसके बाद जैसे ही गैस का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है, उस प्रकार वो गैस क्या होता है, पीला जलने लगता है। क्या, पीला जलने लगता है। जैसे ही गैस पूरा समाप्त होती है तो वो लाल जलने लगता है। इसी तरह ये सेम कॉन्सेप्ट है कि पहले जो तारे थे, तारे की युवा अवस्था आता है, मतलब बचपन अवस्था आता है, फिर युवा आता है, फिर वृद्ध अवस्था आता है। वृद्ध अवस्था में लाल दानव तारा के नाम से हम जानते हैं। जब लाल दानव तारा में विस्फोट होता है तो ब्लैक होल बनता है और तारे की मृत्यु होती है। इतना कॉन्सेप्ट मैं पहले ही आपका क्लियर कर चुका हूं। अब दोस्तों बात आती है कि सर 8 ग्रह जो हमारे हैं वो सूर्य का चक्कर किस प्रकार लगाते हैं। तो मैं बताता हूं कि मान लीजिए ये हमारा सूर्य है,
क्या है, ये हमारा सूर्य है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सूर्य हो गया। हाँ, सूर्य के पास ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अधिक है, या ग्रेविटेशनल फोर्स कहे या गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहे, ये क्या है, सूर्य के पास हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक मात्रा में है। अब अधिक मात्रा में होने के कारण दोस्तों ये गैसीय होता है, मतलब क्या, इसे गैसीय होता है, ये गैसीय होता है, इसलिए हम इसे तारा का नाम देते हैं। क्या, गैसीय तारा का नाम देते हैं। अब गैसीय तारा दोस्तों तो हमारा सूर्य है ही, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रकार दोस्तों हमारा जो सूर्य है वो प्रकाश देता है, हमें उष्मा देता है, या हमें दोस्तों ऊर्जा देता है। कौन देता है, हमारा सूर्य। तो दोस्तों इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि नहीं। इस प्रकार दोस्तों जब ग्रेविटेशनल फोर्स इसके पास अधिक है सूर्य के पास, इसी को हम गैस तारा कहते हैं, तारा के रूप में कहते हैं। मतलब यहाँ पे गैस का नाम की संलयन हो रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं, सूर्य को एक तारा कहते हैं। अब तारा तो दोस्तों सूर्य को कहते हैं, तो सूर्य इसी प्रकार दोस्तों हमें क्या देता है, इसी प्रकार हमें सूर्य उष्मा देता है। इसीलिए हमें सूर्य उष्मा देता है कि उसमें नाभिकीय संलयन होती है, मतलब कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। अब बात आती है कि 8 तारे क्यों लगाते हैं चक्कर, तो यही कारण है कि जब यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा, जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होने के बाद दोस्तों जब इसमें गैसीय मात्रा मतलब हीलियम की मात्रा तारों के केंद्र में अधिक हो जाएगी, तो उसे हम गैसीय तारा कहते हैं। और तारे दोस्तों यही कारण है कि जो हमारे 8 ग्रह हैं, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ही 8 ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं, सूर्य के हमारे चक्कर लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि सूर्य को हम मध्यम तारा, युवा तारा या पीला तारा या नारंगी तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, मान लीजिए कि हम सूर्य को, क्या हुआ, मान लीजिए ये सूर्य हमारा है, सूर्य को हम युवा तारा, मध्यम तारा, पीला तारा या नारंगी तारा कहते हैं। यही कारण है कि सूर्य को हम युवा तारा, मध्यम तारा, पीला तारा या नारंगी तारा के नाम से भी जानते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं कि दोस्तों जो सूर्य का है, सूर्य का व्यास कितना है, क्या सूर्य का व्यास कितना है सर, वो भी मुझे बता दीजिए। तो दोस्तों सूर्य का व्यास, क्या सूर्य का व्यास दोस्तों कितना है, सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 है। कितना है, सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 है। अब बात आती है कि सूर्य का व्यास 13,92,000 है, तो सर अब मुझे बता दीजिए कि सूर्य की आयु क्या है। तो जैसे कि मैं आपको पहले बताया हूं कि सूर्य की आयु कितनी है, 4.5 अरब वर्ष पुराना हमारा सूर्य है। तो सूर्य की आयु जो दोस्तों है वो 4.5 अरब वर्ष पुराना, या हम कहीं कहीं बुक में देखते हैं 4.7 अरब वर्ष लिखा रहता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, छोटा सा मतलब ये कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा आप याद रखिए। आपको कहीं 4.5 के अलावा 4.7 मिले तो आप आंसर को सही करके आइएगा। तो इसलिए मैं दोनों कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। एनसीईआरटी बुकों में आप देखेंगे तो 4.5 दिया है, और अदरवाइज जो बुक है उनमें आप देखेंगे तो 4.7 दिया है। तो दोस्तों ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट आता है कि सर हमारा जो सूर्य है, सूर्य का आयु आप बता चुके, तो सूर्य का दोस्तों जो निर्माण हुआ है वो किस चीजों से हुआ है, क्या सूर्य का निर्माण किस चीज से हुआ है। तो दोस्तों सूर्य का जो निर्माण है वो 70.6% हाइड्रोजन से मिलकर हमारा सूर्य बना है। कितना निर्माण इसका जो सूर्य है, सूर्य का जो निर्माण हुआ है 70.6% हाइड्रोजन से मिलकर हमारा सूर्य बना है, जिसमें दोस्तों 27.4% इसमें क्या है, हीलियम है। क्या है, 27.4% हमारा क्या है, हीलियम है। तो हमारा जो सूर्य है वो 70.6% हाइड्रोजन से मिलकर बना है और 27.4% हीलियम से मिलकर बना है। तो इसे हम जोड़ें तो यहाँ पे 98% आ रहा है, किसको मिला के, हाइड्रोजन और हीलियम को मिला के। और जो 2% बच रहे हैं हमारे, वो 2% में दोस्तों अन्य गैस आती हैं। तो इन मतलब 2% जो है वो अन्य गैसों से मिलकर भी हमारा सूर्य बना है।
उसके बाद दोस्तों इतना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमारे सूर्य का निर्माण 70.6% हाइड्रोजन और 27.4% हीलियम से मिलकर बना है और 2% दोस्तों अन्य गैस भी हमारे सूर्य में है। तो आपको इतना भी दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में दोस्तों, इसको पृथ्वी तक पहुंचने में इसे 8 मिनट लगते हैं। कितना? 8 मिनट लगते हैं, या हम कहें इसी को तो 500 सेकेंड, क्या 500 सेकेंड भी कह सकते हैं। कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया? कितना लगता है? सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने पे 8 मिनट कहें या दोस्तों कहें कि 500 सेकेंड हमारे लगते हैं। अब बात आती है कि सूर्य हमारा, जैसे हमारी पृथ्वी है, अपने केंद्र पे चक्कर लगाती है, मतलब कि अपने केंद्र पे वो चक्कर लगाती है, मतलब अपने अक्ष पे हमारी पृथ्वी क्या होती है? घूर्णन करती है। तो क्या हमारा सूर्य भी घूर्णन करता है? अब घूर्णन करता हमारा सूर्य है तो वो किस प्रकार करता है? पूरब से पश्चिम करता है या पश्चिम से पूर्व करता है, मतलब कि घड़ी के सूर्य के विपरीत करता है। तो जैसा कि दोस्तों जो हमारा सूर्य है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है। क्या? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है, मतलब कि घड़ी की सुई के विपरीत। घड़ी के सुई के विपरीत क्या होता है? हमारा सूर्य क्या करता है? घूर्णन करता है। अब कॉन्सेप्ट आगे हम लोग बढ़ाते हैं कि मान लीजिए कि हमारा सूर्य जो है वो पश्चिम से पूर्व, मतलब कि घड़ी के सुई के नुमा घूमता है। तो दोस्तों ये चक्कर किसका लगाता है? मतलब कि जो सूर्य है वो जब घूम रहा है तो सूर्य किसका चक्कर लगाता है? तो हमारा जो सूर्य है वो आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। किसका? सूर्य हमारा आकाश गंगा के केंद्र का, किसका? आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है हमारा सूर्य। अब बात आ गई कि हमारा जो सूर्य है वो आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है, तो वो चक्कर अपना एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो दोस्तों ये जो सूर्य है ये अपना एक चक्कर पूरा करने में, मतलब आकाश गंगा के केंद्र का एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगा देता है। कितना? 25 करोड़ वर्ष लगा देता है। अब आपके माइंड में क्लिक किया अगर सर 25 करोड़ वर्ष मतलब कि एक ब्रह्मांड वर्ष जितना में होता है, उतने में दोस्तों सूर्य हमारा आकाश, मतलब कि ब्लैक होल का या आकाश गंगा के केंद्र का एक चक्कर लगाता है। तो क्या दोस्तों ये संभव है? हाँ संभव है। हमारी जो सूर्य है वो आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर ये कितना 25 करोड़ वर्ष में लगाता है, मतलब एक चक्कर लगाने में सूर्य को इतना समय लगता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपका ये कॉन्सेप्ट जो सौरमंडल है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर है तो मैं फिर से बताता हूँ, फिर से आप ध्यान से देखिए। जैसा कि मैं बताया हूँ जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल दोस्तों ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सौर्य और मंडल। ठीक है दोस्तों, सौर्य और मंडल। सौर्य का मतलब होता है सूर्य और मंडल का परिवार, मंडल का मतलब होता है परिवार, यानी कि सूर्य का परिवार। सूर्य का परिवार ही क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है। अब सौरमंडल के अंतर्गत कौन कौन से चीजें आते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सौरमंडल के अंतर्गत पहले एक तारा, एक तारा का मतलब मैं मान लिया सूर्य। सूर्य को हम युवा तारा, पीला तारा, मध्यम तारा के नाम से जानते हैं। उसके बाद मैं बताया हूं कि सूर्य का आयु क्या है, तो सूर्य की जो आयु है 4.5 अरब वर्ष पुराना या 4.7 अरब वर्ष पुराना माना जाता है। उसके बाद मैं बताया कि सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, इसलिए सूर्य जो है हमारा उष्मा, प्रकाश या ऊर्जा हमें देता है। उसके बाद मैं आपको बताया हूं कि हमारे सौरमंडल के अंतर्गत 8 ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं, क्षुद्र ग्रहों में असंख्य क्षुद्र ग्रह आते हैं। उसके बाद मैं बताऊं कि खगोलकी में उल्काएं भी आती हैं और धूमकेतु भी आते हैं। ये सब किसके परिवार हैं? ये हमारे सौरमंडल के परिवार हैं। अब बात आ गई कि सर अब इमेज के माध्यम से मैं आपको बताया हूं कि ये मान लीजिए हमारा सूर्य है, सूर्य के पास ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक है, इसे हम गैसीय तारा, मतलब इसीलिए हम इसे तारा का नाम देते हैं। यही कारण है कि सूर्य हमें
प्रकाश देता है। और सूर्य दोस्तों यही कारण है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का ही कारण है कि सूर्य जो है, सूर्य का 8 ग्रह जो हमारे हैं वो चक्कर लगाते हैं। इसमें मैं बताया हूं कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हुआ था, इसलिए इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक हुआ, इसलिए हमें जो हमारा सूर्य है वो हमें ऊष्मा या प्रकाश या ऊर्जा देता है। सूर्य को हम युवा तारा, मध्यम तारा, पीला तारा या नारंगी तारा के नाम से जानते हैं। उसके बाद मैं क्वेश्चन बताया हूं आपको कि आपसे कोई एग्जामिनर पूछ लेता है कि सूर्य का व्यास कितना है। तो सूर्य का व्यास जो दोस्तों है वो 13,92,000 किलोमीटर है, मतलब 13,92,000 है। अब बात आती है कि सूर्य का आयु क्या है। सूर्य की आयु में बताया कि 4.5 अरब पुराना है या 4.7 अरब वर्ष पुराना है। कहीं कहीं बुकों में एनसीईआरटी जो बुकें हैं उसमें दिया है 4.5 अरब वर्ष पुराना, और जो अदरवाइज बुकें हैं उसमें 4.7 अरब वर्ष पुराना दिया है हमारा सूर्य। उसके बाद बताया है कि सूर्य का निर्माण हमारा किस किन गैसों से मिलकर हुआ है। तो सबसे सूर्य के बनने में सबसे बड़ी भूमिका हमारी हाइड्रोजन गैस की है, जो 70.6% हाइड्रोजन से मिलकर बना है और 27.4% हीलियम से मिलकर हमारा सूर्य बना है। और जो 2% बचा उसमें अदरवाइज भी गैसें उपलब्ध हैं। उसके बाद मैं बताया हूं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है। तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट या 500 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट या 500 सेकेंड लगते हैं। जो हमारा सूर्य है वो पश्चिम से पूर्व, मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा में क्या होता है, चक्कर लगाता है। और जो हमारा सूर्य है वो किसका चक्कर लगाता है, तो जो हमारा सूर्य है वो आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। अब बात आती है कि सर जो सूर्य है आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है तो वो कितने दिनों में एक चक्कर पूरा करता है, मतलब आकाशगंगा के केंद्र का। तो मैं बताया हूं कि 25 करोड़ वर्ष यानी कि एक ब्रह्मांड वर्ष में क्या करता है, सूर्य हमारा आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। तो दोस्तों मुझे ख्याल है कि इतना आप लोग को ये कॉन्सेप्ट जितना भी है क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़े, सूर्य की संरचना के बारे में पढ़े। सूर्य की संरचना में दोस्तों 6 कॉन्सेप्ट है, वो 6 कॉन्सेप्ट आप डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको। जाहिर सी बातें हैं कि आपको समझ में आएगा, आप सही से पढ़ाई करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट सही से याद होगा, या ये कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं होगा तो फिर कोई ऐसा इतना डिटेल कोई पढ़ाता है नहीं। आप कोचिंग में पढ़ोगे तो आपको थोड़ा मोड़ा सब बता देंगे, बताने के बाद क्या होता है कि वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं। आप नोट से कितना पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे ना। अब पहले भी आपको पढ़ने के लिए कोई अच्छा टीचर चाहिए। अच्छा टीचर का गाइडलाइन जब होता है तो बच्चे क्या होते हैं, आगे की तरफ सोचते हैं। जब अच्छे टीचर आपको मिलेंगे नहीं तो फिर आपको क्या होगा, आपकी गाइडलाइन जब अच्छी होगी नहीं तो जाहिर सी बातें हैं आपकी तैयारी कभी कंपटीशन की हो ही नहीं पाएगी। यही कारण है कि 500 फॉर्म निकलते हैं तो 5000 या 10 लाख 20 लाख लड़के फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसमें हमारे कितना 400 का सिलेक्शन होता है। तो जो लड़के गहराई से पढ़ते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि सूर्य की संरचना के बारे में। अब सूर्य की संरचना के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। अब सूर्य की संरचना में दोस्तों हम लोग का 6 कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग को क्लियर करना है। तो सूर्य की संरचना, क्या हम लोग पढ़ेंगे, सूर्य की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य की संरचना में दोस्तों हम लोग का 6 कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग अब क्लियर करने जा रहे हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे केंद्र के बारे में, मतलब सूर्य के केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, दूसरा क्या पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग विकिरण क्षेत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विकिरण क्षेत्र। दूसरा हम लोग विकिरण क्षेत्र पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे संवहनी क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे, संवहनी क्षेत्र के बारे में। चौथा हम लोग का होगा, हम लोग का ये हो गया संवहनी क्षेत्र। चौथा हम लोग का जो होगा प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। क्या, प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल या इसी को हम लोग कहते हैं फोटोस्फीयर। क्या, फोटोस्फीयर के नाम से भी इसे जानते हैं। उसके बाद हम लोग का टॉपिक होगा पांचवा हम लोग क्या करेंगे, पांचवें में वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या, वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर। क्या, क्रोमोस्फीयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारा लास्ट है छठवां हम लोग क्या पढ़ेंगे, छठवां हम लोग कोरोना या किरीट। क्या,
कोरोना, इसी का एक और नाम है किरीट। क्या? कोरोना या किरीट। ये चीजें हैं, यही 6 चीजें हमको पढ़ना है सूर्य की संरचना में। क्या क्या चीजें पढ़नी है? केंद्र, सूर्य के केंद्र के बारे में, सूर्य के विकिरण क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, संवहनी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कोरोना या किरीट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब सूर्य का केंद्र के बारे में। अब मान लीजिए दोस्तों, ये सूर्य का केंद्र हो गया। क्या? ये सूर्य का केंद्र हो गया। मान लीजिए ये सूर्य का केंद्र हो गया, जिसे हम कोर के नाम से जानते हैं। ये सूर्य का केंद्र हो गया, जिसे हम क्या जानते हैं? कोर के नाम से जानते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है कि सूर्य का जो केंद्र है वो कितना गर्म है। जाहिर सी बात है, पृथ्वी अभी तक मेरी आज तक भी क्या है? गर्म है। हमारी पृथ्वी क्या है? अभी तक पृथ्वी का जो केंद्र है वो गर्म है। तो क्या होगा? जब पृथ्वी का जो केंद्र है वो 15 डिग्री सेल्सियस, क्या 15 मिलियन डिग्री, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस कितनी है? 15 डिग्री सेल्सियस हमारी क्या है? मतलब पृथ्वी गर्म है। पृथ्वी का जो केंद्र है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस अभी गर्म है। हमारे पृथ्वी के केंद्र के अंदर दोस्तों अभी नाभिकीय संलयन हो रहा है। क्या? अभी नाभिकीय संलयन हो रहा है। हमारे पृथ्वी के केंद्र के अंदर अभी भी नाभिकीय संलयन हो रहा है। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, अब दूसरा नंबर हमारा आ गया विकिरण क्षेत्र। तो आपको इतना समझ आ गया कि पृथ्वी का जो केंद्र है वो आज भी गर्म है और पृथ्वी के केंद्र का टेम्परेचर कितना है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। और पृथ्वी के केंद्र में अभी भी क्या हो रहा है? नाभिकीय संलयन हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन हीलियम में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है अभी तक। यही तो कारण है कि पृथ्वी हमें क्या देती है? मतलब पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी आते हैं या ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो यही सब कारण तो है, यही सब कारण है ना कि पृथ्वी के केंद्र में जब हलचलें होती हैं तो उसी से ज्वालामुखी या आते हैं। अब ज्वालामुखी कब आते हैं? तो मैं अगले लेक्चर में जब हम लोग का होगा ज्वालामुखी वाला लेक्चर, तो उसमें मैं आपको वोल्केनो के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो इसके बारे में दोस्तों अब देखते हैं हम लोग कि मतलब कि क्या हमारा होता है विकिरण क्षेत्र। विकिरण क्षेत्र दोस्तों इसी के जस्ट ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसी को हम विकिरण क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है हमारा, इसी को हम विकिरण क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम विकिरण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? ये हमारा विकिरण क्षेत्र हो गया। अब विकिरण क्षेत्र का क्या होता है दोस्तों? यहां से परावैंगनी किरणें निकलती हैं। यहां से क्या निकलती हैं? परावैंगनी किरणें। यहां से हमारी परावैंगनी किरणें निकलती हैं। यहां से हमारी परावैंगनी किरणें निकलती हैं। तो दो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। मैं क्या बताया आपको? पहले केंद्र के बारे में बताया, मतलब पृथ्वी के कोर के बारे में बताया कि पृथ्वी का जो केंद्र है तो वो आज भी गर्म है। तो कितना गर्म है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस अभी भी पृथ्वी का क्या है? तापमान, मतलब पृथ्वी के केंद्र का तापमान है। अब पृथ्वी के केंद्र में अभी भी नाभिकीय संलयन हो रहा है, यानी कि जो हीलियम हाइड्रोजन गैस है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही हैं। यही कारण है कि हमारे ज्वालामुखी आते हैं। तो दोस्तों इतना तो आपके कॉन्सेप्ट में दो किरण समझ में आ गए। विकिरण क्षेत्र में होता है, विकिरण क्षेत्र में परावैंगनी किरणें क्या होती हैं? यहां से निकलती हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे संवहनी धाराओं के बारे में। इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है दोस्तों, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे हम संवहनी धारा के नाम से जानते हैं। क्या? इसको हम संवहनी धारा के नाम से जानते हैं। क्या होता है? इसे भी हम संवहनी धारा के नाम से या संवहनी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों क्या होती है? यहाँ पे भी दोस्तों नाभिकीय संलयन होती है। यहाँ भी परावैंगनी किरणें क्या होती हैं? यहाँ से निकलती हैं। यहाँ से भी क्या होती हैं? परावैंगनी, यहाँ से भी परावैंगनी किरणें निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? तो संवहनी क्षेत्र से भी निकलती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। क्या? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। तो दोस्तों जो हमारा प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर वाला भाग है वो थोड़ा क्या है? वो मोटा, थोड़ा उसकी जो परतें हैं इसके बीच क्या है? ये हमारा प्रकाश मंडल का हिस्सा है। किसका? प्रकाश मंडल।
प्रकाश मंडल, इसी को हम दोस्तों फोटोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। तो बात आ रही है कि ये हमारा प्रकाश मंडल है, तो इसके बीच की दोस्तों मोटाई कितनी है। इसके बीच की मोटाई भी कभी पूछ लेता है कि मतलब कि संवहनी क्षेत्र और प्रकाश मंडल के बीच की मोटाई कितनी है। तो संवहनी क्षेत्र और प्रकाश मंडल के बीच की मोटाई जो दोस्तों है वो 300 किलोमीटर की है। कितना है? वो 300 किलोमीटर की है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये छोटा सा फैक्ट है तो याद तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन बना देती है कि संवहनी क्षेत्र और प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर के बीच में कितनी मतलब दूरियां हैं। तो ये दोस्तों जो परत है ये सबसे मोटी परत है, मतलब प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर वाली, ये 300 किलोमीटर की मोटी परत होती है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों जो होता है इसका टेम्परेचर कितना होता है, क्या यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, मतलब कि जो हमारा फोटोस्फीयर वाला हिस्सा है इसका टेम्परेचर कितना होता है। तो इसका टेम्परेचर दोस्तों 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होता है। कितना होता है हमारे फोटोस्फीयर का जो दोस्तों तापमान है या टेम्परेचर है वो 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है। दोस्तों जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। नंगी आंखों से देख सकते हैं, जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि चार चीजें मैं आपको बता दिया। अब हम आपका पांचवा कॉन्सेप्ट जो है वो वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर है। क्या है? वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बारे में दोस्तों देखते हैं कि जो यहाँ की जो ये मतलब यहाँ की जो होती है ना, ये मतलब जो वर्णमंडल और क्रोमोस्फीयर का जो क्षेत्र होता है वो बहुत पतला क्षेत्र होता है। क्या? वो बहुत पतला क्षेत्र होता है। दोस्तों क्या हुआ, ये जो हमारा वर्णमंडल है, वर्णमंडल का जो दोस्तों भाग होता है ये क्या होता है? ये बहुत ही पतला क्षेत्र होता है वर्णमंडल का। ये हमारा दोस्तों हो गया वर्णमंडल। क्या? वर्णमंडल। वर्णमंडल दोस्तों हमारा ये जो क्षेत्र होता है वर्णमंडल का, ये बहुत पतली परत होती है वर्णमंडल का। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, ये परत जो होती है ना थोड़ी पतली तो होती है, इसी को हम वर्णमंडल के नाम से जानते हैं। उसमें भी दोस्तों जलती हुई गैस यहाँ से निकलती है। क्या होती है? यहाँ से जलती हुई गैस निकलती है। मान लीजिए कि ऐसे हमारी जो ऐसे है, ये क्या है? यहाँ से गैस यहाँ से हमारी क्या हो रही है? यहाँ से निकल रही है। तो दोस्तों ये क्या हुआ, यहाँ से हमारी जो टेम्परेचर मतलब पृथ्वी के केंद्र तो गर्म है या जानते ही हैं, तो यहाँ से क्या हो रही है? संवहनी धाराएं यहाँ से निकल रही हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़े दोस्तों वर्णमंडल। वर्णमंडल को और भी डिटेल से मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ कि यहाँ से संवहनी धाराएं निकलती हैं। यहाँ दोस्तों गैस, यहाँ के जो गैस होते हैं वो गैस की प्रवाह जो उड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? स्पीक्यूलर कहते हैं। क्या? स्पीक्यूलर। स्पीक्यूलर कहते हैं, मतलब कि गैस के प्रवाह, उड़ते गैस के प्रवाह को, उड़ते गैस के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? स्पीक्यूलर कहते हैं। तो यहां से आपको क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि जो वर्णमंडल वाला हिस्सा है, क्या? जो हमारा वर्णमंडल वाला हिस्सा है, वर्णमंडल वाले हिस्से में उड़ते हुए गैस को हम क्या कहते हैं? तो उड़ते हुए गैस को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? स्पीक्यूलर के नाम से जानते हैं। इतना चीज आपको समझ में आई कि स्पीक्यूलर क्यों कहते हैं? तो मतलब कि उड़ते हुए गैस के प्रवाह को हम स्पीक्यूलर के नाम से जानते हैं। इतना दोस्तों आपका जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। यहाँ से सौर लहरें भी उड़ती हैं, तो सौर लहरें का मैं भी इमेज भी बता दिया कि यहाँ से क्या होती हैं? सौर लहरें। सौर लहरें उड़ती हैं, तो सौर लहरें का भी मैं क्या किया? यहाँ पे इमेज बना दिया। तो इतना चीजें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? समझ में आया तो दोस्तों बताओ इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं? उसके बाद हम लोग का एक कॉन्सेप्ट और बचता है छठा, कोरोना या किरीट। क्या? कोरोना या किरीट। कोरोना जो किरीट है ये दोस्तों बहुत ही पतली परत होती है। क्या?
ये मतलब कि जो वर्ण मंडल है उससे भी मतलब पतली परत होती है। तो ये दोस्तों क्या हुआ, ये इससे भी पतली वाली क्षेत्र होता है, मतलब ये सबसे पतली परत होती है। कौन सी? पृथ्वी की सबसे पतली जो परत है दोस्तों वो हमारा कोरोना है या क्रीट है। बात आती है कोरोना या क्रीट के बारे में पढ़ने का। तो मान लीजिए ये जो हमारा क्षेत्र है वो कोरोना वाला क्षेत्र है। क्या? कोरोना या क्रीट वाला हमारा ये क्षेत्र है। अब बात आती है कि कोरोना, इसका भूमिका क्या होती है। हम इसे दोस्तों नंगी आंखों से नहीं देख सकते। जो हमारा कोरोना है या क्रीट है इसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते दोस्तों? ऐसे देख कब सकते हैं, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों नहीं देख सकते और इसे हम देख कब सकते हैं। तो दोस्तों इसे हम देखते हैं केवल कब, इसे हम कब देखते हैं, जब इन्हें इसको दोस्तों सूर्य ग्रहण लगता है तो तब हम इसे देख सकते हैं। किसे? कोरोना को या क्रीट को। कोरोना या क्रीट को हम कब देखते हैं? सूर्य ग्रहण जब लगता है तब देखते हैं। कब? सूर्य ग्रहण जब लगता है तब हम कोरोना या क्रीट को देख सकते हैं। तो आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। सबसे पहले सर मुझे सूर्य ग्रहण के बारे में डिटेल से बता दीजिए। ठीक है, मैं बता रहा हूं सूर्य ग्रहण। मान लीजिए कि ये मेरा मार्कर है, ठीक है, ये मेरा मार्कर है, ये मेरी रुमाल है, ठीक है। तो क्या ये मार्कर है, ये मेरी रुमाल है, तो क्या आपको ये मार्कर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो मतलब कोई बीच में कोई भी वस्तु आ जाए उसी को स्वर मतलब कि सूर्य ग्रहण कहते हैं। जैसे कि हमारे सूर्य और चंद्रमा के बीच, क्या सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो उसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि ये मेरा मार्कर है और बीच में मेरा हाथ आ गया तो क्या आपको मार्कर दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है। तो क्या हो गया? यहाँ सूर्य ग्रहण हो गया। सूर्य ग्रहण हो गया ना। तो सूर्य ग्रहण जब यहाँ पे हो गया तो क्या होता है? तब हम कोरोना या क्रीट को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आप लोग को मैं 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पे A-V to सक्सेस टीम आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद।